लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि अगर थाना आपकी बात नहीं सुनती है तो आपका मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। उससे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं। अगर थाना आपकी बात नहीं सुनता है तो आप सीओ से मिल सकते हैं, सीओ साहब से मिलकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, एसपी साहब से मिल सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी आपकी बात, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जस्टिस दिलाने के लिए माँ को, है ना, तो मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर ऐसी घटनाएं घटती हैं। जब मेरे संग ऐसा है तो उनके संग कैसा होता होगा। इसीलिए मैं लीगल फील्ड में आया और मैंने एलएलबी और एलएल का जहां कोई ना सुने वो लास्ट में कोर्ट सुनती है। होता है न्यायपालिका। अभी भी देखिए, कभी भी अगर कोई गरीब आदमी है, आप गांव में जनरली उठा के देख लीजिए, आप अगर गांव के दबंग है या फिर एनीवन कोई भी पर्सन दबंग है, वो किसी गरीब को प्रताड़ित करता है तो तुरंत 112 नंबर डायल करती है। हाँ, करती है। उसके तो आसान है और तुरंत वो पुलिस को सूचना देती है। पुलिस भी आता है ना, पुलिस आती है। अगर वहां नहीं सुनती है तो तुरंत हम लोग के पास आती है, कहती है साहब उसने हमको मारा है, साहब ऐसा उसने मेरे साथ किया है। हम लोग उसको लेके कोर्ट के समझ जाते हैं। हाँ, एफआईआर सभी तरीके से भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मार हो गया, फौजदारी हो गया, मर्डर हो गया, हाथ हो गया, जैसे तमाम ऐसे समाज में होता रहता है डेली। तो उसमें क्या होता है कि किसी विपक्ष का और पक्ष का, ये लोग क्या करते हैं, लोग कि थाने में जाके 10-12 लोगों का नाम दे देते हैं। जी 15 लोगों का नाम दे देते हैं। और वो लोग 12 लोगों में 15 लोग मुजरिम नहीं रहते हैं। उसमें मुजरिम 4-5 लोग रहते हैं, चाहे 2 ही लोग रहते हैं। अब 12 लोगों को नाम देके वो फर्जी तरीके से उनको फंसा दिया जाता है। जी। और वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं रहते हैं। तो अपने आप को कैसे साबित कर पाए कि हम वहाँ मौजूद नहीं है, कैसे उससे बचे, उसे फैया। उच्च न्यायालय में आपकी अपील लंबित है और काफी लॉन्ग टाइम से लंबित है। तो बीएनएसएस सेक्शन 430 जी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील जी, ठीक है। इसी के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर को, है ना, जेल से रिहा किया। हालांकि वो रिहा भी हुए नहीं है। एक मामले में जो केस आप पे दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होता है, तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। बीएनएसएस 528 के तहत आप हाईकोर्ट जा सकते हैं एफआईआर कैश के लिए। और अगर आपका ग्राउंड सही है तो हाईकोर्ट उसको कैश कर देता है। छोटी रेप केस दर्ज होती है, इसमें भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। आप सबसे पहले, है ना, घबराइए मत, न्यायपालिका पे विश्वास रखिए, आपके संग जस्टिस होगा। अगर आप गलत नहीं है तो आपको कोई झूठा नहीं फंसा पाएगा। अगर आप और समाज में एक बहुत अच्छा ये संदेश दिए कि फर्जी मुकदमों से किस तरह बचे, तमाम चीजें जो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बातों को सुन सके। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। मेरे पास अभी जो व्यक्ति बैठे हैं इनका परिचय दे दूं कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील एडवोकेट नीरज यादव हैं। तो मेरी आज इनसे कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी जो एक सामाजिक मुद्दा है। मैं आपसे बता दूं कि सबके जीवन में वो उस परिस्थितियों से सबको गुजरना पड़ता है जिस मुद्दे पे आज इनसे बात होगी। तो सर नमस्कार, हमारे चैनल प्रदेश समाचार में आपका नमस्कार। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपके बारे में पता चला है कि पहले आप गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किए इलेक्ट्रिकल विभाग से। यस। तो अचानक ये आपका रुख बदल क्यों गया? आप एक लॉयर और एक वकील क्यों बन गए? एक इंजीनियर लड़का एक वकील बनना, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये सच है कि मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा किया है ना। और एक इंजीनियर के बाद एक वकील बनने की जो कहानी है वो थोड़ा हटके है। मेरी माता जी नहीं है इस दुनिया में, उनका स्वर्गवास गलत ट्रीटमेंट की वजह से, डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट चलाया जिसके कारण मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। उनको शुगर था और डॉक्टर ने सही इलाज उनका नहीं किया। बाद में हम लोग किसी दूसरे डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने बताया कि उनको ये बीमारी थी, ये ट्रीटमेंट चलना चाहिए था और ये ट्रीटमेंट नहीं चला जिसके कारण उनका स्वर्गवास हो गया। हम डॉक्टर के खिलाफ जुडिशरी में भी गए, न्यायालय में भी गए और वहां हमको बहुत घुमाया गया। जब हमने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दिया तो थाने द्वारा मेरी प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई, है ना, जिसके कारण मुझे ऐसा फील हुआ और ऐसा लगा कि मुझे कहीं ना कहीं, है ना, लोगों की मदद के लिए, है ना, लॉ करना चाहिए। देन मैंने आफ्टर डिप्लोमा मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद मैं इस समय प्रैक्टिस में हूँ और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं लोगों का, है ना, पूरी तरह से मदद करूं और मैं करता हूं। बस समाज को देखते हुए और हाँ, और जिस तरह से पुलिस के द्वारा मेरे संग बर्ताव किया गया और मेरी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस फील्ड में। फील्ड बदलने का मकसद यही था कि बस आपके साथ जो हुआ वो अलग समाज के साथ ना हो। जी बिल्कुल, मैं किसी और के साथ, मैं उस समय एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जस्टिस दिलाने के लिए माँ को, है ना। तो मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके
घर ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब मेरे संग ऐसा है तो उनके संग कैसा होता होगा। जी। इसीलिए मैं लीगल फील्ड में आया और मैंने एलएलबी और एलएलएम। इसी मुद्दे पे आपसे बातचीत भी होगा। जी जी बिल्कुल। मैंने हर जगह न्यूज कवर किया, जी तो मुझे लगा कि एक वकील का भी न्यूज कवर करना चाहिए, जी क्योंकि तमाम एफआईआर फर्जी तरीके से भी हो रहा है। जी। जैसे मान लीजिए कि मार हो गया, फौजदारी हो गया, मर्डर हो गया, हाफ जी जी मर्डर हो गया, जी जैसे तमाम ऐसे समाज में होता रहता है डेली। तो उसमें क्या होता है कि किसी विपक्ष का और पक्ष का, ये लोग क्या करते हैं, लोग कि थाने में जाके 10-12 लोगों का नाम दे देते हैं, जी जी बिल्कुल 15 लोगों का नाम दे देते हैं, जी और वो लोग 12 लोगों में 15 लोग मुजरिम नहीं रहते हैं। लोग जी उसमें मुजरिम 4-5 लोग रहते हैं, चाहे 2 ही लोग रहते हैं। अब 12 लोगों को नाम दे के वो फर्जी तरीके से उनको फंसा दिया जाता है, जी और वो वहां पे मौजूद भी नहीं रहते हैं लोग। तो वो अपने आप को कैसे साबित कर पाए कि हम वहां मौजूद नहीं है, कैसे उससे बचे, उस एफआईआर से। जी। देखिए, जब कोई घटना घटती है जी तो जो विक्टिम की फैमिली होती है और जो अक्यूज पर्सन की फैमिली होती है, जी तो विक्टिम की फैमिली पूरा प्रयास करता है कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम मुकदमे में डाल दें और उनकी पूरी फैमिली की जो लाइफ है वो खत्म कर दें। जी ऐसे में बहुत धैर्यपूर्वक आपको इसका सामना करना चाहिए। सबसे पहले आपको न्यायपालिका पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, जी है ना। अगर आपके ऊपर अगर झूठी कंप्लेंट या झूठी एफआईआर दर्ज हुई है ना, तो वो खंडित भी हो जाएगी, हाँ है ना। जिस तरह से फॉल्स एलिगेशन आप पे लगाया गया है तो कोर्ट उसको खंडित भी कर देगा। घबराना नहीं चाहिए। अगर आप कहीं जॉब में हैं तो वहां पे आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस जी। या फिर सीसीटीवी फुटेज के अंतर्गत आप आते होंगे, तो पहले आप एविडेंस कलेक्ट करिए। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद किसी अधिवक्ता के माध्यम से या फिर सेल्फ आईओ से मिलिए और बताइए कि साहब मैं वहां पे तो नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो गई है। तो जो विवेचक होते हैं, है ना, उस चीजों को वो एफआईआर में लाएंगे, है ना, अपनी विवेचना में उन चीजों को लाएंगे और आपको जस्टिस मिलेगा, 100% श्योर मिलेगा। आपका नाम उससे वो पृथक कर देंगे। अगर सपोज दैट वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप कप्तान साहब के यहाँ जाइए। कप्तान साहब से भी आप बताएंगे कि साहब हम तो वहां थे ही नहीं और मेरा नाम इस फाल्स मुकदमे में आ गया है, तो एसपी साहब आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर एसपी साहब भी आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है, सुनवाई करते हैं लोग शासन में, लेकिन अगर सुनवाई नहीं होती है, ठीक है, तो आप एफआईआर केस के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं एफआईआर रद्द कराने के लिए। आपके पास सॉलिड ग्राउंड है तो हाईकोर्ट में आप अपना पक्ष अधिवक्ता के माध्यम से रखेंगे कि साहब मैं वहां पे जॉब में था, या तो साहब मैं वहां स्पोर्ट कॉलेज में था, या तो साहब मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, मेरे ऊपर फाल्स मुकदमा दर्ज हो गया। तो इन सब चीजों का हाईकोर्ट ध्यान देती है और उस चीजों को वो खत्म कर दिए। बचने का उसका सबसे सटीक ग्राउंड है। घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल। समस्या जी। अच्छा, एक चीज और समाज को देखते हुए बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी कि जैसे हम सारी महिलाओं को नहीं कर सकते हैं, चाहे सारी लड़कियों को नहीं कर सकते, जी जी बिल्कुल। लेकिन इस समय बहुत फ्रॉड चल रहा है हमारे समाज में। जैसे कुछ लड़कियां और कुछ औरतें, कुछ मतलब 100% में मान लीजिए 1% औरतें किसी व्यक्ति को फर्जी तरीके से फंसा कर, ब्लैकमेलिंग करके फर्जी एफआईआर करा रही हैं, सब उससे पैसा के लिए शोषण कर रही हैं। तो उनका, तो इससे बचने के लिए वो अपने आप को सच्चा साबित कैसे करेंगे? बड़ा समस्या है समाज में। देखिए, आपका ये प्रश्न इससे पहले वाला जो प्रश्न था उससे कनेक्टेड है, लेकिन मैं इसको बता देता हूं। देखिए, जब आपके अगेंस्ट कोई झूठी रेप केस दर्ज होती है, इसमें भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। आप सबसे पहले, है ना, घबराइए मत, न्यायपालिका पे विश्वास रखिए, आपके संग जस्टिस होगा। अगर आप गलत नहीं है तो आपको कोई झूठा नहीं फंसा पाएगा। अगर आप पे फाल्स मुकदमा दर्ज हुआ है तो आप उस घटना के समय उस महिला के पास नहीं थे, इसका कोई सॉलिड एविडेंस ढूंढिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, या फिर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं किसी दूसरे सिटी में, उसी समय अगर आपने एटीएम से पैसे वगैरह निकाले हो तो वहां के सीसीटीवी फुटेज में आप आ जाएंगे, है ना। ये सारे एविडेंस कलेक्ट करिए। मान लीजिए महिला से हमारा संबंध तो है, समाज जानता है इस संबंध को, जैसे गांव का लगभग गांव में ही होता है, जैसे गांव लेवल पे होता है कि उस गांव की लड़की, इस गांव के लड़का, संबंध था, बीच में संबंध खत्म हो गया, बाकी समाज के दबाव से, चाहे राजनीति के दबाव से, ऐसे कई मुद्दे सामने आए हैं। तो उस चीज को आप कैसे बचाव करेंगे? समाज को पता है कि आप और दोनों में कनेक्ट है, कोई रिश्ता है, लेकिन बाद में टूट जाता है रिश्ता और बाद में वो लड़की उसको फंसा देती है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं कनेक्ट हैं, आपकी बातचीत चल रही है, वो प्रेम प्रसंग है या फिर अदर कोई प्रसंग है, ठीक है ना, और आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास पैसा है, या फिर आपकी छवि धूमिल करने के लिए वो महिला या लड़की आपके ऊपर कोई फाल्स केस दर्ज करा देती है, तो आप उस समय तो आप उससे डिस्कनेक्ट हैं, आप कहीं और अपना जॉब कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आप जहां भी हैं, अगर आप, वो महिला कहती है कि ये मेरे साथ प्रेजेंट टाइम में ये चीजें या फिर ये घटना हमारे संग इन्होंने कारित किया है, तो आप कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस दीजिए, कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस रखिए। उसका कोई रिकॉर्डिंग है, कोई एसएमएस है जिससे आपको ब्लैकमेल करने के लिए पहले धमकी दी है ना, तो उसको आप कलेक्ट करिए, है ना, उसको रखिए। और वो फिर जब एफआईआर दर्ज होती है तो वो फिर आईओ को दीजिए या फिर उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको दीजिए, या तो फिर मान लीजिए हाईकोर्ट जाइए, है ना। तो कोर्ट इन चीजों को कंसिडर करती है
ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर कोई फाल्स केस दर्ज हो जाता है, बहुत सारे ऐसे केस हैं, माननी हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, माननी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, अगर आपके ऊपर फाल्स मुकदमे दर्ज हुए हैं तो कोर्ट उस एफआईआर को रद्द कर देती है। बहुत सारे ऐसे हैं। बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि थाने पे, जो ग्रामीण इलाके में थाने हैं जी, वहाँ से हैं लोग, जी, तो मुकदमा जल्दी नहीं लिखते हैं। अगर पीड़ित परिवार है, वास्तव में जो पीड़ित है, जो थोड़ा गरीब गुरबा है, लोगों की जानकारी नहीं है, उनकी मुकदमा नहीं लिखा जाता है। जी, तो अगर उनके थाने पर मुकदमा नहीं लिखा जाता, उनको उत्पीड़न किया गया है, उसके परिवार को उत्पीड़न किया गया, थाने पर मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तो अपनी मुकदमा कहाँ पंजीकृत कराएंगे लोग, कैसे कराएंगे लोग? देखिए ये बात आज भी सत्य है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जी, अगर उनसे अगर आपका कोई वारदात हो जा रहा है तो थाना, कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हैं जी, अगर उनसे अगर आपका कोई वारदात हो जा रहा है तो थाना आपकी नहीं सुनती है। जी, ये वही। साधारण सी बात है, ऐसा होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि अगर थाना आपकी बात नहीं सुनती है तो आपका मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। उससे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं। अगर थाना आपकी बात नहीं सुनता है तो आप सीओ से मिल सकते हैं, सीओ साहब से मिलकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, एसपी साहब से मिल सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जी, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन होता है कोर्ट का। कोर्ट से। आप कोर्ट विजिट करके, है ना, कोर्ट के थ्रू आप उनके ऊपर मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, है ना। और एक बात आपको मैं बता दूं कि हम लोग मुकदमा दाखिल करते हैं, पहले 56(3) हुआ करता था, अब 173(4) बीएनएसएस हो गया है। इसमें वाकई कोर्ट अलाउ भी करता है। अगर आपका ग्राउंड सॉलिड है, अगर सही है, तो कोर्ट उस चीज को अलाउ करता है और थाना बाद में रपट भी दर्ज करता है। तो एक मुकदमा दर्ज कराने का बहुत अच्छा रास्ता है कोर्ट का। जहां कोई ना सुने वो लास्ट में कोर्ट सुनती है। जी, होता है न्यायपालिका। अभी भी देखिए, कभी भी अगर कोई गरीब आदमी है, आप गांव में जनरली उठा के देख लीजिए, आप अगर गांव के दबंग है या फिर एनीवन कोई भी पर्सन दबंग है, वो किसी गरीब को प्रताड़ित करता है तो तुरंत 112 नंबर डायल करती है। हाँ, करती है। उसके तो आसान है और तुरंत वो पुलिस को सूचना देती है। पुलिस भी आता है ना, पुलिस आती है। अगर वहां नहीं सुनती है तो तुरंत हम लोग के पास आती है, कहती है साहब उसने हमको मारा है, साहब ऐसा उसने मेरे साथ किया है। हम लोग उसको लेके कोर्ट के समझ जाते हैं। जज साहब के साथ जाते हैं कि साहब देखिए इसके संग ये चीजें हुई हैं। जज साहब उस बात को मानते हैं। अगर वो चीजें वाकई जेन्युइन है तो उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती है। अच्छा, एक प्रश्न और है जी, कि अगर किसी थाना में या कोतवाली में अगर हम किसी लॉयर के लेकर गए, वकील को लेकर गए, तो सुनवाई तुरंत हो जाती है। एक काला रिपोर्ट है, देख के सुनवाई हो जाती है, तुरंत एफआईआर भी लिखा जाता है। और हम एक आम नागरिक जाते हैं तो दरोगा जी धमका के भगा देते हैं। देखिए, और अधिकार तो एक ही है सबका, ऐसा क्यों? देखिए ये एक बस मानसिक चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैटर ये करता है कि आप किस मैटर में गए हैं। अगर किसी मैटर में, हालांकि अधिवक्ता का थाने पे रोल बहुत कम रहता है और बहुत कम लोग अधिवक्ता होते हैं, जहां थाना आपकी बात नहीं सुन पा रही है या फिर आप अच्छे से थाने को अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, वहां पे अधिवक्ता का रोल स्टार्ट होता है और अधिवक्ता वहां जाते हैं, है ना। और जैसे कि उसका एक रीजन भी होता है कि अपनी बातों को अच्छे से कहना। जो पुलिस के अधिकारी हैं, एसएचओ हैं, एसओ हैं, या फिर मान लीजिए कि आईओ रैंक के ऑफिसर्स हैं, दरोगा वगैरह हैं, उनसे आप अपनी बातें कैसे कह सकते हैं। जी, कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है कि अगर सपोज दैट आपके साथ कोई घटना हो गया, आप जा रहे हैं, आपके संग कोई घटना हो गया, तो आप नॉर्मल आदमी हैं, तो आप अपनी भाषा को प्रार्थना पत्र के माध्यम से कैसे उनको समझा सकते हैं। जी, है ना। तो यहाँ कहीं कहीं अधिवक्ताओं की जरूरत पड़ती है। और ऐसी बात नहीं है कि एक वकील जाए, काला कोर्ट जाए तो एफआईआर दर्ज हो और आप जाए, ऐसा नहीं है। न्यायपालिका आज भी सशक्त है, पुलिस विभाग आज भी सशक्त है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो सारी चीजें जो हमारे लिए हैं वो आपके लिए हैं। हाँ जी। बस यही हमारे आप में बस इतना डिफरेंट है कि हम उस चीज को लीगल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, बस हम में आप में बस इतना ही फर्क है। हम आप ही की आवाज लेके आगे लड़ते हैं, आगे जाते हैं। तरीका बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्रदेश और देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ, सोशल मीडिया पे भी वो चर्चा हो रही है। एक मुद्दा उठ रहा है बहुत तेजी से, तो मैं आपको मुद्दा बता रहा हूँ कि जैसे उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सिंह सेंगर जी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई थी जी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको किस ग्राउंड पे बेल दे दिया, यही आपसे हम जानना चाहते हैं। देखिए, जब माननीय उच्च न्यायालय में आपकी अपील लंबित है और काफी लॉन्ग टाइम से लंबित है, तो बीएनएसएस सेक्शन 430 जी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील जी, ठीक है, इसी के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर को, है ना, जेल से रिहा किया। हालांकि वो रिहा अभी हुए नहीं है, एक मामले में जो मर्डर केस है उसमें अभी भी जेल में है ना। तो बीएनएसएस 430 के अकॉर्डिंग ही माननीय उच्च न्यायालय ने उनको, जो उनका सेंटेंस था, उसको सस्पेंस किया है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, हाँ, कि मान लीजिए किसी पे फर्जी मुकदमा हो जा रहा है, तो अपना मुकदमा खारिज करवाने के लिए कहाँ जाए? देखिए, जब फाल्स केस आप पे दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होता है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। बीएनएसएस
528 जी के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं एफआईआर कैश के लिए। हम्म, और अगर आपका ग्राउंड सही है तो जी। हाई कोर्ट उसको कैश कर देता है, एफआईआर कैश कर देता है। अगर सबूत है आपके पास तो हाई कोर्ट उसको इजीली कैश कर देता है। तो इसी के हिसाब से मेरा पॉडकास्ट समाप्त हुआ। ये वीडियो आप वकील साहब से बातचीत करके बहुत हमको अच्छा लगा और समाज में एक बहुत अच्छा ये संदेश दिए कि फर्जी मुकदमों से किस तरह बचे, तमाम चीजें जो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बातों को सुन सके, वकील साहब की बातों को सुन सके और ये फर्जी जो मुकदमे हैं, इस चीजों से, जो फर्जी चीज है, इससे बचने का तरीका, हमारा उद्देश्य यही था कि समाज को जागरूक किया जाए।